मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है नोटरी नियम 1956 के फॉर्म एक्स आई वी के कॉलम नंबर 11 को कैसे भरें और ट्रू कॉपी और उसकी फीस उसको लेने का सही तरीका। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के उपनियम डा में जो मूल से मिलाकर फोटोकॉपी की ट्रू कॉपी की जाती है उसकी फीस 10 रुपए दी गई है, न्यूनतम 20 रुपए के अधिदिन रहते हुए। और नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में नोटरी के कार्यों में ये कार्य भी शामिल है। नोटरी किन दस्तावेजों की ट्रू कॉपी करेगा और किन दस्तावेजों की ट्रू कॉपी नहीं करेगा, ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुख्य बातें बता दूं कि यदि अदालत में कोई टाइटल का सूट विचाराधीन है, जिसको हम कहते हैं सिविल सूट, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर किसी ने दावा लगाया, अब ऐसी दशा में उसके पास या तो असल रजिस्ट्री होना चाहिए या रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी प्रमाणित कॉपी निकालकर उसको लाना होगी। वर्तमान में ऑनलाइन भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं और ऑनलाइन उसकी सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध है। इसी दशा में नोटरी वकील के द्वारा उस रजिस्ट्री की ट्रू कॉपी नहीं की जाएगी, क्योंकि हक के संबंध का प्रश्न अदालत में विचाराधीन है। नोटरी वकील की कॉपी वहां नहीं मानी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी उन विभागों से आसानी से प्राप्त हो जाती है, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार से कोर्ट के जो आदेश रहते हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाती है, तो इन दस्तावेजों की नोटरी के द्वारा ट्रू कॉपी नहीं की जाएगी। यह हमें ध्यान रखना है। और ये नोटरी नियम के जो 11 कार्य दिए गए हैं फॉर्म एक्सआईवी में, नियम 14 में, उसमें नोटरी वकील साहब का ये कार्य है। और इसको किस प्रकार से फॉर्म एक्सआईवी में भरा जाएगा, तो इस पे एक स्पेशल वीडियो 45 मिनट का सर में बना चुका हूं कि नोटरी वकील फॉर्म एक्सआईवी कैसे भरें, संपूर्ण जानकारी उसमें मैंने ई बुक पीडीएफ भी तैयार करके उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें पूरे सरल उदाहरणों के साथ, डेमो के साथ, फॉर्म भरा हुआ, फॉर्म भरने का तरीका, सब कुछ मेरे द्वारा डिटेल जानकारी उसमें दे दी गई है। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रू कॉपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कामों की, जो 11 नंबर के कॉलम में आते हैं। जो ऊपर के 10 कॉलमों में जो कार्य नहीं आता वही हमें 11वें नंबर के कॉलम में मान के चलना है। उसमें एक ट्रू कॉपी भी सर एक कार्य है। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले कॉलम के बारे में, यानी सत्य प्रतिलिपि, जिसको हम ट्रू कॉपी भी कहते हैं, और नोटरी और 11, इस पर हम चर्चा करेंगे। कॉलम नंबर 11 क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जब आप अपना सालाना रिटर्न यानी फॉर्म एक्सआईवी 14 भरते हैं, तो उसका आखिरी कॉलम होता है अन्य नोटरी कार्य। कानून की भाषा में एक विविध मिससिलेनियस कॉलम है। इसमें वे सभी काम आते हैं जो पहले के 10 कॉलमों में नहीं आते हैं। इसका सबसे मुख्य हिस्सा है किसी दस्तावेज को ट्रू कॉपी के रूप में प्रमाणित करना। प्रैक्टिकल समस्या कहां मोहर लगेगी और कहां नहीं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। अक्सर लोग आपके पास जमीन की रजिस्ट्री, खसरा, खतौनी, B1 के कागज लेकर आते हैं और कहते हैं कि वकील साहब इसे अटेस्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे आपको, यहाँ रजिस्ट्री, खसरा या अदालती आदेश जैसे दस्तावेज पर नोटरी की ट्रू कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस से ही प्रमाणित मान्य होगी, वो नोटरी वकील के द्वारा उसकी ट्रू कॉपी नहीं की जाएगी। और साफ तौर पर लोक सेवा केंद्र या ऑनलाइन की प्रमाणित नकल लाने को संबंधित विभाग के द्वारा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटरी जमीन के मालकाना हक की गारंटी नहीं ले सकता, और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड भी होती हैं और वहीं उनका सारा रिकॉर्ड होता है और वहीं से उसकी ऑनलाइन कॉपी भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए नोटरी वकील साहब के द्वारा उसकी ट्रू कॉपी नहीं की जाएगी। सिर्फ फोटोकॉपी के असली होने की बात नोटरी वकील साहब के द्वारा करी जाती है, जो कि उसमें कौन कौन से दस्तावेज आते हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, किन किन दस्तावेजों को ट्रू कर सकते हैं। तो उसमें जो है कि नोटरी वकील साहब जो, जैसे शैक्षणिक दस्तावेज हो गए सर, आपका मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, निजी पहचान जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि, और व्यवसायिक कागजात, अनुभव प्रमाण पत्र आदि, इनकी नोटरी वकील साहब के द्वारा ट्रू कॉपी की जा सकती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मूल दस्तावेज देखे बगैर कभी भी ट्रू कॉपी की मोहर ना लगाएं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें सर। आप अपने सामने मूल अंक सूची भी रख लें, उसके साथ ही उसकी फोटोकॉपी रख लें, उसको पूरी मिलान कर लें, उसके बाद ही उसकी आप ट्रू कॉपी उसकी करें आप। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि ये एक साख का सवाल होता है सर, बल्कि कानूनी रूप से आपकी जिम्मेदारी भी है कि हमेशा मोहर के साथ कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल लिखना ना भूलें, ये भी आप उसमें ध्यान रखें। तो ये हमारा जो कॉलम नंबर
XIV फार्म है, उसी का कॉलम नंबर है। मैं आपको फार्म भी दिखा देता हूँ सर। मैंने इस ई बुक PDF के अंदर उसको भी तैयार करके रखा। और ये जो ई बुक है सर, जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, नोटरी का दिल है यह कॉलम। कॉलम नंबर 5, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणीकरण कैसे करें, उसी ई बुक के अंदर से ये डेफिनेशन की परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ। और इस ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको फार्म सर बता देता हूँ एक बार। फार्म XIV, इसमें प्रस्तावना डिस्क्लेमर है। ये फार्म XIV है सर, आप देख रहे हैं, किसी नोटरी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी। नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के तहत कॉलम नंबर 1 में नोटरी का नाम, पता, दूसरे में पंजीयन क्रमांक और तीसरे में वर्ष के दौरान किए गए नोटरी कामों के विवरण। उसमें हम सीधे 11वें नंबर पे चलते हैं, जो नोटरी के अन्य कामों में आता है। ये 5वां और 7वां अधिकतर इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, इसी को हमारे द्वारा भरा जाता है। 11वां कॉलम आप देख रहे हैं सर, इसमें अन्य नोटरी के काम। तो ये इसी की मैंने डेफिनेशन और परिभाषा आपको बताई है। और ये सर जो ई बुक PDF की, मैं जिस ई बुक PDF के अंदर से मैंने आपको जानकारी दी है, इस ई बुक PDF में आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि फार्म XIV भरने का संपूर्ण जानकारी सरल उदाहरणों के साथ। जो बुक के अंदर जो नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जो फीसें दी गई हैं, उसको भी मैंने PDF बना के इसमें अपलोड कर दिया है। साथ में उसका पूरा सरल उदाहरणों के साथ एक्सप्लेन भी इस ई बुक PDF के अंदर किया। उसी प्रकार से नोटरी नियम 1956 के नियम 14 का जो फार्म XIV का प्रारूप जो बुक में दिया गया है, उसका फोटो खींच के PDF बना के भी इस ई बुक PDF के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है। और उसकी साथ ही उसका अलग से भी फार्म बनाया, एक PDF उसका अलग से स्पेशल मैंने बनाया है। 5 पेज में है सर, वो 2 पेज में हिंदी में और 3 पेज में इंग्लिश में है। उसकी लिंक अलग से आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो मैंने अलग से आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर कलम से भरकर भी नोटरी सेल आप भेज सकते हैं। आपको सिर्फ अधिकांश नोटरी वकील साहब के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 5 में तमाम एग्रीमेंट्स आ जाते हैं और कॉलम नंबर 7 में सभी शपथ पत्र आ जाते हैं। बड़ा आसान तरीका है, आपको पूरे साल भर में जितने भी आपने कार्य किए उनकी गिनती लगा लें, उसमें 35 का गुणा करके और आखिरी वाले कॉलम में आप लिख दें, बस बेहद आसान है। नीचे आपकी सील लगा दें, ऊपर आपका पूरा नाम, पता, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP में दिया गया वो लिख दें, और नीचे सनद नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को ऊपर कोने में लेफ्ट साइड जो आपका नंबर लिखा रहता है वो नंबर लिख दें आप, और आपका एप्लीकेशन नंबर आप लिख दें। बड़ा आसान तरीका है सर, इसको आप भर के आप नोटरी सेल भेज सकते हैं। अभी पोर्टल पे मेरे एक मित्र अधिवक्ता ने मैसेज दिया था मुझे, और उन्होंने मुझे बताया था कि ये पोर्टल ओपन हो चुका है। नोटरी वकीलों के द्वारा जो वार्षिक विवरणी भरी जाएगी उसका ओपन हो चुका है। मैंने उस लिंक को खोल के सर चेक किया, लेकिन उसमें एरर आ रही थी, वो ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत से नोटरी वकील साहब ने ईमेल के जरिए वहां पे जो है कि भेज दिया है उनका जो सालाना रिटर्न रहता है, क्योंकि उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे एक नोटिस जारी करके। उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी, उसके अंदर नोटिस भी दिया हुआ है, उसी ई बुक वीडियो के नीचे उसके लिंक भी मौजूद है। उस नोटिस में बताया गया था कि प्रत्येक वकील साहब को जनवरी के प्रथम सप्ताह में वार्षिक एनुअलरी रिटर्न देना अनिवार्य है, और फिजिकली नहीं ली जाएगी और ऑनलाइन ही ली जाएगी, और हम उसका SOP बाद में जारी करेंगे। लेकिन आज तक SOP सर जारी हुआ नहीं है। और इधर कानून ये कहता है, हम अगर नोटरी नियम 1956 के नियम 14 को उठाकर देखें कि प्रत्येक नोटरी वकील प्रत्येक साल, मतलब जनवरी के प्रथम सप्ताह में, जो उसके द्वारा सालाना जितने भी कार्य किए गए हैं उसका एक रिटर्न तैयार करके फार्म XIV में भरकर वो नोटरी सेल को भेजेगा। अब हम यहाँ दो स्थिति में फंस चुके हैं। एक तरफ कानून ये कहता है जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमें एनुअल रिटर्न देना है, दूसरी तरफ नोटरी सेल के द्वारा नोटिस दिया गया है कि आपको ऑनलाइन नहीं दिया जाएगा, फिजिकली नहीं दिया जाएगा। ये दो कंडीशन सर हमारे सामने हो गई, लेकिन उनके द्वारा पोर्टल पर कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है। अब या तो हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें, या अगर हम नोटरी नियम 1956 को देख के चलते हैं तो हम ईमेल आईडी पर भेज भी सकते हैं। या आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि सर आप किस प्रकार से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से भी इस कार्य को किया जा सकता है। अब मामला ये निकल कर आता है कि आखिर नोटरी सेल के द्वारा वो पोर्टल पर कब दिया जाएगा। तो सर ये कोई डेफिनेट स्थिति नहीं है कब दिया जाएगा, ये तो जब भी दिया जाएगा आपको जैसे पता लगेगा मुझे भी वैसे ही पता लगेगा, और तभी हम उसको अपलोड करेंगे वहां पर। और नहीं दिया जाता पूरे साल भर तो ऐसे ही बैठे रहें आप भी। तो ये एक सुविवेक का काम है कि हमको किस प्रकार से कार्य करना है या नहीं करना है। और जो है कि मेरे द्वारा तो सर भेज दिया गया, यहाँ काफी नोटरी अधिवक्ताओं के द्वारा भी भेज दिया गया ईमेल के जरिए उसको अपलोड करके, क्योंकि
हम अगर नियम से चलते हैं तो नियम तो यही कहता है कि उसको हम हमें भेजना है। अब हमें भेजना है तो हमारे पास क्या तरीका होगा, तो हमारे पास में ईमेल आईडी मौजूद है, उस ईमेल आईडी पर हम भेज सकते हैं। फिजिकली उन्होंने साफ लिख दिया कि आपको भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के सर जो वीडियो का हमारा मुख्य कॉलम था, ये आखिरी कॉलम था सर, लास्ट कॉलम। नोटरी नियम 1956 के फॉर्म XIV में कुल 11 कार्य दिए गए नोटरी वकील साहब के द्वारा। सभी पे एक एक कॉलम पे मैंने आपको परिभाषाएं बना दी और परिभाषाओं को सरल उदाहरणों के साथ भी मैंने समझाया है। और उसको बताने का और समझाने का मेन मकसद यही है कि हमें इनको लेकर जो डाउट और भ्रम है वो दूर हो सके, क्योंकि अक्सर कॉलम नंबर 1 और 2 को लेकर भी बड़ा डाउट और भ्रम था कि ये एग्रीमेंट्स का कॉलम है, इसमें एग्रीमेंट्स लिखे जाएंगे, जबकि उसकी डेफिनेशन तो सर कुछ और ही कहती है। वो इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, वचन पत्र, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसको नोटरी वकील साहब रजिस्टर में नोट करेंगे। यदि वो डिसऑनर हो जाता है तो उसकी मांग करेंगे वो, और उसके बाद उसको प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट देंगे, वो इससे रिलेटेड आता है। तो उसकी फीस भी सर जो है कि 100, 150, 200 ऐसे दी गई है उसमें। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के कॉलम नंबर 1 में दी गई है। बहुत से नोटरी वकील साहब उसे ही नोटरी फीस मानकर चल रहे थे और उसी में कॉलम में जो है कि ये भरने का सोच रहे थे। तो इसलिए मेरे द्वारा इन परिभाषाओं पे स्पेशल, प्रत्येक परिभाषा पे एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया गया है, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि आखिर ये परिभाषाओं की डेफिनेशन क्या है। और आज का वीडियो लास्ट वीडियो है सर हमारा कार्य कॉलम नंबर 11 का, जो नोटरी के अन्य कार्य दिए गए हैं। और पूरे 11 कॉलमों पे, प्रत्येक कॉलम पे मैं एक एक वीडियो बना चुका हूं। और ये कॉलम सिर्फ नोटरी नियम 1956 के फॉर्म XIV के 11 कॉलम में ही शामिल नहीं है। ये नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 के तहत नोटरी वकील साहब को जो कार्य करना है, ये वो सभी वही कार्य हैं सर। आप इसको ये मान के ना चलें नोटरी एक्ट 1952 अलग है और नोटरी नियम 1956 अलग है। इसमें नियम दिए गए और उसमें धाराएं दी गई हैं। तो उसकी जो धारा 11 है नोटरी एक्ट 1952 की, एक धारा 8, जिसमें नोटरी वकील साहब के जो कार्य हैं वो ये सभी 11 कार्य उसी के अंतर्गत आते हैं सर। तो यदि आपने इन परिभाषाओं को समझ लिया तो आपने नोटरी एक्ट की जो धारा 8 के तहत नोटरी वकील साहब के कार्य क्या क्या हैं उनको भी आप समझ लेंगे। मेरे कई व्यूवर्स ने काफी समय पहले, तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले इस पे कमेंट्स भी किया था कि सर आप ये नोटरी एक्ट के जो 11 कॉलम है, सॉरी नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में जो नोटरी वकील साहब के जो कॉलम है, इन पे आप वीडियो स्पेशल जरूर बनाएं। तो वो अब वक्त आया सर उसको बनाने का, जब एनुअल रिटर्न भरने का समय आया और उन कॉलमों पे हमारा ध्यान गया कि आखिर ये कॉलम आखिर कहते क्या है, तो इसलिए उन पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हैं। तो आपका वो कार्य भी हो गया सर जो नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में दिया गया है। तो इन परिभाषाओं का आप उधर भी कंपेयर करके समझ सकते हैं, क्योंकि 11 कॉलम में नोटरी वकील साहब के कार्य हैं, वो धारा 8 से बाहर तो हो ही नहीं सकते जो नोटरी नियम 1956 के फॉर्म XIV में दिए गए। इसलिए हमारा ये दोनों का काम हो गया सर, नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 जो नोटरी वकील साहब के कार्य हैं वो, और नोटरी नियम 1956 के फॉर्म XIV के 11 कॉलम, और इधर नोटरी नियम 1910 में जो वकीलों की, नोटरी वकील साहब के द्वारा जो फीसें ली जाएंगी वो भी उन्हीं कार्यों में शामिल है। तो ये तीनों का आपस में संबंध है। किन किन धाराओं का? नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8, नोटरी नियम 1956 का नियम 10 जो नोटरी वकील साहबों के द्वारा फीस ली जाएगी, और नोटरी नियम 1956 के नियम 14 का फॉर्म XIV। इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। ये एक ही तागे से जुड़े हुए हैं सर, तीनों एक ही सूत्रधार में बंधे हुए हैं। इनको आप अलग अलग ना जानिएगा, क्योंकि आपने यदि एक को समझ लिया तो सबको समझ लिया। और मैंने स्पेशल वीडियो इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। और आज का ये अंतिम वीडियो था सर इस टॉपिक पे मेरा, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये जो ई बुक की जानकारी दी इसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। और इसके अलावा और भी 5 ई बुक की लिंक, 6 ई बुक की लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगी, जिसमें हाउ टू यूज नोटरी रजिस्टर, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इसकी भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम की संपूर्ण गाइड, जो मैंने तकरीबन 8 या 9 महीने पहले सर वीडियो अपलोड किया था, और उसकी ई बुक भी बनाई थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गए, इसलिए पूरी ई बुक में परिवर्तन करके नई ई बुक मैंने अपलोड कर दी है। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और नोटरी जो है कि कॉलमों का दिल है या कॉलम नंबर 5, इस पे भी सर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया और उसकी ई बुक भी आपको मिल जाएगी। और फॉर्म XIV उस PDF की स्पेशल लिंक आपको अलग से ही मिल जाएगी 5 पेज में, और 2 पेज में हिंदी में, 3 में अंग्रेजी में। जो हिंदी में भरना चाहे वो हिंदी में, जो अंग्रेजी में भरना चाहे अंग्रेजी में, उसकी प्रिंट आउट निकाल कर उसको भर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।